बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भारतीय गवर्नर जनरल भाग 4 देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का कोई एग्जाम हो, लेखपाल किसी भी राज्य का हो, बच्चों सीटेट का हो, बैंक का हो, कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई कैसा भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस आती है तो सबसे ज्यादा जो चांस है गवर्नर के चांस होते हैं। चांस का सबसे ज्यादा बच्चों भारतीय गवर्नर जनरल ही आते हैं। बच्चों, सपोज करो आपको पहली वीडियो देखनी है भारतीय गवर्नर जनरल की, तो आप क्या करना है, यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 1 अनिल 108, या कह सकते हो, बोलना तो आप पर आता होगा, सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट उच्चा बोल लीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 1 और अनिल 108 आप जरूर लगाएं। आपके यूट्यूब के मेन पृष्ठ पर मिल जाएगी, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करते हो, वहां लिखा होगा भारतीय गवर्नर जनरल, तो सारी वीडियो वहां मिल जाएंगी आपको। बच्चों, ये पिछली वीडियो का HW लगभग लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके समय में? तो बच्चों इसका डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। बच्चों देखो, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिक्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था? देखो पहले तो ये पता मुझे पिक्ट इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784 में। और किसके समय में हुआ था? एज का ठीक हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के। बच्चों, वारेन हेस्टिंग का जो काल था 1774 से 1785 तक। बच्चों, कुछ 4-5 फैक्ट हैं, एग्जाम फैक्ट है, बहुत चांस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बंगाल का गवर्नर, बंगाल, देखो कंफ्यूज मत हो ना, खाली बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो क्लाइव, और बंगाल का देखो यहाँ गवर्नर, यहाँ जनरल आ रही, गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग। खाली गवर्नर क्लाइव, काहे की बंगाल की बात कर रहे हैं, अभी भारत की बात ना कर रहे हैं। अब भारत का प्रथम गवर्नर, देखो भारत का प्रथम गवर्नर या जनरल कहें, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब तो जनरल पद हो गया है। तो गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। बच्चों, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, आपको पता होगी। देखो, कंपनी के अधीन, कंफ्यूज मत हो जाना, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखो, कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई, भारत के जो ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? रामगोपालचारी। ब्रिटिश अंतिम गवर्नर पूछें तो माउंटबेटन। ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लें। बच्चों देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम, देखो यहाँ प्रथम भारतीय है, यहाँ भारतीय, यहाँ खाली गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल है, तो श्री राम गोपालचारी। देखो इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना, भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल आए तो माउंटबेटन। अगर पूछा जाए भारत के खाली अंतिम गवर्नर जनरल, तो बच्चों श्री राम गोपालचारी। देखो बच्चों, वैसे ये गवर्नर जनरल से नहीं है, एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया, एक बार यूपीपीसीएससी ने पूछ लिया, तो प्रश्न की कोई तोड़ नहीं है इसका। किस भारतीय शासक में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ठीक है बच्चों, आधुनिक पद्धति से दूतावास, जो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए विदेशों में, कौन हो सकता है? टीपू सुल्तान। डी इसका ठीक है। देखो बच्चों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, मतलब कहने का मतलब है ब्रिटिश है का है भारतीय राज्य क्षेत्रों पर विस्तार रहते जा रहे, बढ़ते जा रहे, तो अंतिम विस्तार कब हुआ था? तो बच्चों अंतिम विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में, क्योंकि बच्चों इसने हड़प नीति करी थी, फिर इसके बाद में विस्तार होने बंद कर दिए थे।
हड़प नीति को कैनिन ने बच्चों खत्म कर दिया था। आज इस वीडियो में हम डलहौजी के सभी इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखो बच्चे, जहां मैं कहूँ वहां पे ध्यान रखना, है ना। देखो, डलहौजी का काल आपको पता होना चाहिए, 1848 में बने और 1856 तक रहे। कुल 8 वर्षों तक रहे थे। जो वारेन हेस्टिंग थे वो 11 वर्षों तक लिए थे। देखो बच्चों, दो, एक तो आंगल, बेटा आंगल सिख युद्ध, है ना। सिख तो मतलब है, सीधी बात है, पंजाब में होना है ना। आंगल सिख युद्ध और बच्चों आंगल बर्मा युद्ध। बच्चों, आंगल का मतलब है इंग्लैंड और कुछ भारतीय, मतलब जो इंग्लैंड की सेना में, भाई इंग्लैंड को यानी अंग्रेजों का भारत पर शासक था, भारतीय सेना में तो भारतीय थे। कहने का मतलब है वो आंगल का जब भी नाम आ जाए तो अंग्रेज समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना है आपको, है ना। तो भारतीय उसमें सैनिक होते थे, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है, भारत और अंग्रेजों के लोग, भारत और इंग्लैंड के लोग कंफ्यूज मत हो, बस आंगल आप समझ लीजिए पूरी तरह से अंग्रेज। देखो, दोनों दूसरे दूसरे युद्ध है, का है कौन कौन से, आंगल सिख, बहुत युद्ध हुए। आंगल अफगान भी युद्ध था, आंगल बर्मा भी था। फिलहाल तो अफगान की तो कोई बात ना है रही। आंगल सिख युद्ध और बच्चों आंगल बर्मा युद्ध, यहाँ पर एक बर्मा, ठीक है। जो दूसरे दूसरे युद्ध हुए थे, कि कौन के समय में हुए थे, डलहौजी में, ठीक है। देखो, एक पहला युद्ध भी पूछा जाता है, तो इससे ऊपर वाले जो गवर्नर थे कौन थे, हॉर्डिंग, है ना। तो प्रथम युद्ध इनके वहां में है वो। तो बच्चों, एक हॉर्डिंग का एक बड़ा पूछा जाता है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगा दिया नरबली प्रथा पर, कौन ने, हॉर्डिंग ने। थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। जो आंगल सिख युद्ध थे, सिख का मतलब बच्चों समझ लीजिए पंजाब, है ना। सिख लड़ेंगे क्योंकि सिख पंजाब में जो हुआ था, इस दौरान 3 युद्ध लड़े थे, है ना। प्रथम बच्चों एक रामनगर में लड़ा गया था, दूसरा दूसरा युद्ध बच्चों चिलियावाला में लड़ा गया था, और तीसरा युद्ध गुजरात में लड़ा गया था। ये किस सिख हारे तो बुरी तरह से, पर लेकिन आप थोड़ा बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, सीधा बनता है प्रश्न। मतलब किस गवर्नर ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया, या अधिकार कर लिया, सिक्कम पे अधिकारी कर लिया, ठीक है। तो कौन थे कि डलहौजी। देखो बच्चों, बड़ा अगर या के बारे में तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए। इनाम कमीशन या इनाम आयोग की स्थापना करी 1852 में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप दिमाग में चिप की तरह से इसे छाप लेना। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1852 में। देखो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ये व्यापगत या कह सकते हैं इसे हड़प नीति, है ना। तो हड़प नीति बच्चों किसने करी थी, ये तुम्हारे डलहौजी ने करी थी, है ना। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर विशेष ध्यान रखना बच्चों की, हड़प नीति के अंदर जो राज्य क्रम से बड़े पूछे जाते हैं, सबसे पहले सतारा, है ना, दूसरा जैतपुर, है ना। तो बच्चों देखो, सतारा तो बहुत बच्चे ने याद होता है क्योंकि महाराष्ट्र में। देखो इसमें थोड़ा सा याद इस तरह से, तय तय वाले दोनों राज्य जो दूसरे नंबर और नहीं मिलेगी, पहले पर सतारा, दूसरे पर सैदपुर। फिर बच्चों संभल को भी इन्हें अधीन कर लिया था। फिर इन्हें बैगहाट जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, एक उदयपुर को इनने फिर कब्जा कर लिया था, और बच्चों फिर झांसी पर और नागपुर पर, है ना। देखो ये सबसे ज्यादा पूछा प्रश्न ये है, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर किसने शामिल कर लिया, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किसने शामिल कर लिया था, डलहौजी ने। इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस और पीसीएस ने तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया है। और बच्चों उस समय अवध का नवाब कौन था, यानी अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह। देखो बच्चों, इसे भी याद कर लीजिए। अवध राज्य का संस्थापक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवध राज्य का संस्थापक कौन है, सयाद खां। हर बच्चे को याद होना चाहिए। देखो बच्चों, ये 4 राज्य हैं, एक हैदराबाद, एक अवध और एक बंगाल की स्थापना, है ना। तो कैसे कैसे करी, सपंत हैदराबाद की स्थापना निजामुल या चिनकिल खास ने की थी, एक ही नाम है दोनों का। अवध की कौन ने करी, अभी इस वीडियो में भी जान चुके तुम, सयादत। और बंगाल की स्थापना कौन ने करी थी, मुर्शिद कुली खां, है ना। अब याद कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सभी विकल्प में दे जाएं तो तुम्हें बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बच्चों, अवध खाली कर लो, बध बध,
अगर किसी का वध हो जाए तो बच्चों उसे शहादत मिल जाती है, शहादत है ना, शहादत। बच्चों अगर थोड़ा जानकारी हो तो आप पहुंच जाओगे विकल्प के आसपास पर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो बंगाल है, ऐसा कर लीजिए, बंगाल है ना, बंगाल खाली से गाल, गाल, गाल बजा रहा और काम करे कुली को, है ना। इस तरह से कर सकते हो कि बात करें राजा महाराजन की और काम करता है कुली का। इस तरह से आप याद कर सकते हो, है ना। अब देखो बच्चों, अगर जब इन्हें याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक याद कर लेगे। अगर ऐसा कर सकते हो, हैदरा, हैदर, हैदर, देखो हैदर, हैदर कर लो, या फिर हैदर थोड़ा सा रिलेट कर लो, हैदर है लेदर से, लेदर। अगर लेदर के एक बार जूता पहन लोगे तो निजात मिल जाएगी, कुछ रिलेट आ जाओगे, है ना। तो बाकी जैसा चाहे ऐसा याद कर सकते हो, है ना। देखो बिल्कुल विकल्प के आसपास में पहुंच जाते हो बच्चों, थोड़ी सी अगर ट्रिक दिमाग में आ जाए तो। देखो बच्चों, किसने तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया? काहे का कलकत्ता से मेरठ कौन ने करा था? डलहौजी ने, है ना। देखो बच्चों, शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में, देखो ये याद कर लीजिए, वुड स्पीच किसने लागू किया था? वुड डिस डिस पेच किसने लागू किया था? डलहौजी ने। कब किया था? 1854 में। और इसका किससे संबंध है? शिक्षा संबंध है। तो बच्चों ये तो आपको पता होगी। भारत रेलवे का जनक, है ना, भारत रेलवे का जनक इसे ही कहा जाता है। ठीक है। पहली रेल थी 16 अप्रैल से 1853 के बीच बम्बई से थाने के बीच में चली थी, जिसकी जो लंबाई थी 34 किलोमीटर थी। प्रथम रेल भी चलाई कौन ने? डलहौजी ने। कब? 1853 ईस्वी में। इसका मतलब है जो लेन पड़ी थी, यानी कह सकते हैं हम खुर्जा से कहने लगे, अलीगढ़ से दिल्ली मान लो तो 34 किलोमीटर, है ना, है तो वैसे ज़्यादा। यानी उसकी लंबाई थी रेलवे ट्रैक की, कितनी थी? 34 किलोमीटर की। बम्बई से थाने तक, बम्बई तो तुम्हें पता हो महाराष्ट्र में, और थाने भी बच्चों महाराष्ट्र में ही है। देखो बच्चों, पोस्ट ऑफिस या डाकघर, है ना, पहली बार कौन ने संचालित करा था? इसी ने, तुम्हारे डलहौजी ने, 1854 में। देखो सार्वजनिक निर्माण विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार यानी पृथक रूप में, यानी अलग रूप में सार्वजनिक निर्माण की स्थापना कौन ने करी थी? डलहौजी ने। देखो बच्चों, लोक सेवा विभाग की स्थापना, कंफ्यूज मत हो जाना, लोक सेवा एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना कौन ने करी थी? डलहौजी ने। अगर सिविल सेवा या पुलिस का जनक कहा जाए तो कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक भी, सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। देखो, कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी इसके समय में, पहली बार कलकत्ता से आगरा, है ना। मुंबई से थाने तक बच्चों को डीजल या भाप, डीजल की चली थी उस दौरान। देखो बड़ी बात है, शिमला, शिमला को ग्रीष्म राजधानी किसने बनाया? यानी गर्मियों में जो राजधानी होगी भारत की, शिमला होगी। किसने कहा था? कि डलहौजी ने। पहले जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी, ठीक है। और ये इन्होंने जो राजधानी, जब भी गर्मी आ जा वहीं, तो कि शिमला के मजे ले बैठ डलहौजी, ठीक है। बाद में 1911 में दिल्ली राजधानी हो गई थी बच्चों। देखो बच्चों, 18 से 23 वर्ष, है ना, 18 से 23 वर्ष जो परीक्षा थी, प्रतियोगिता परीक्षा किसने की थी? 18 से 23 वर्ष रखी डलहौजी ने बच्चों। देखो बच्चों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों के दमन में तो बच्चों किससे था? कर्नल सिलीमैन। बी इसका ठीक हो जाएगा। ठगों को एकदम सुवा दिया सिलीमैन। तो बच्चों 114वां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में हुई थी, किन के बीच में हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी बी, सिराजुद्दौला एवं किलाई के बीच में। देखो जो कर्नल क्लाइव का गधा का सियार की संख्या किसे दी गई थी? मतलब कर्नल क्लाइव थे, जो कर्नल क्लाइव, वह को गधा या सियार, जो गांवों में कह देते हैं गीदड़, की संख्या किसे दी गई थी? तो बच्चों किसे दी गई थी? मीर कासिम को। नहीं, गलत है, जाफर भी ठीक है, क्योंकि इसने ही युद्ध हरवाया था सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला को बच्चों। देखो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट
का एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया? तो बच्चों किसने किया? तो इसका हो जाएगा डी, मुबारक कुदौल्ला। बच्चों दूत्ते जो आंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बच्चों वैसे ये मैसूर के 4 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध के समय तो ऐसा बच्चों अस्थायी गवर्नर थे, और दूसरे पे कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तीसरे युद्ध के समय कौन थे? कॉर्नवालिस। और चौथे पर कौन थे? बेले जली। और बेले जली ने तो इन्हें बिल्कुल मार दिया था। वैसे से बच्चों बेले इसलिए इसे बेले जली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका दूसरा नाम बेले जली है ही। फिलहाल तो 124 का बच्चों ये ठीक हो जाएगा। देखो टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में एक रंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा जी, बिल्कुल देना पड़ा, कोई दिक्कत ना है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध गृहस्थी के रूप में देना पड़ा जी, बिल्कुल ये भी तुम्हें देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिमेंट का श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। बच्चों ये नहीं करना पड़ा था। अपने दोनों बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ गया। हाँ जी ये भी करना पड़ गया। तो इसका ठीक है 1, 2 और 4। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय यानी सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? सिंध का विलय तो बच्चों किसके में? लॉर्ड एलन बरो। खाली सिंध राज्य की बात कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों बेले इसलिए बेले जली की सहायक संधि इसी ने करी थी। स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार था, है ना। सबसे पहले बच्चों हैदराबाद राज्य ने मानी थी सहायक संधि, फिर मैसूर ने, फिर तंजौर ने, अवध ने, पूना। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 यही इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्यों ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पर पहुंचा दिया, है ना। जब सहायक संधि आ रही है तो बच्चों तुम आप लगाई दोगे लॉर्ड वेलेजली, क्योंकि ये इसने ही लागू की थी सहायक संधि पद्धति। भारत में सबसे पहले लागू इसने की थी। जनक तो दुप्ले कहलावे। वैसे देखो बच्चों आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए दोनों प्रश्न एक साथ हैं। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी, है ना। तो कॉल मॉर्स 20 का ठीक है। जो बच्चों वेरी इंपोर्टेंट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है ना आविष्कार तो डुप्ले ने किया था, है ना। बेले जली मत कर देना, इसने तो भारत में लागू की थी। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था? ये तुम्हारा डुप्ले, ओ सॉरी बेले जली हो जाएगा बी। खाली ये तो एक जन्मदाता थे। देखो बच्चों गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, है ना। बी ये नया प्रश्न मिला गोद प्रथा पर। और बच्चों इसका आंसर हमें कमेंट में दें, हमने डलहौजी के बारे में लिखवा दिया था राज्यों के बारे में, है ना। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध शिकार होने वाले, गोद प्रथा का मतलब है, गोद प्रथा का मतलब ही है उसे हड़प नीति भी कह देते हैं ना। कंफ्यूज मत हो जाना, गोद प्रथा और हड़प नीति एक ही चीज है। यानी हड़प नीति के अनुसार भारत के राज्यों का क्रम से। इसका आंसर कमेंट में बताएं, अगली वीडियो बताएंगे। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।